अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है गैसेस। और गैसेस के सिलेबस में सबसे पहले पढ़ना है गैस लॉस। पहला गैस लॉ जो हमने पढ़ना है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ की एमसीक्यूज में आपको रिलेशन पता होने चाहिए, यूनिवर्सली का रिलेशन, मैथमेटिकल इक्वेशंस पता होने चाहिए, स्पेशली के बारे में, कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन होगी वो पता होना चाहिए, और ग्राफ्स के बारे में पता होना चाहिए, उन पे एमसीक्यूज वगैरह बन रहे होते हैं। तो बॉयल्स लॉ बड़ी सिंपल एक्सप्लेनेशन थी जी के वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। अप्लाइड प्रेशर में जो गैस के बाहर से जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है ना गैस पे, उसे हम डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसे एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं, या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है। तो किसी गैस पे जब आप बाहर से प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसका वॉल्यूम गैस का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, गैस कंप्रेस हो जाएगी। जब हम गैसेस का चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं ना, दो तरह के प्रेशर हम डिस्कस करवा रहे होते हैं। एक तो एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो बाहर से हम खुद अप्लाई करते हैं, वो जो प्रेशर हम बाहर से अप्लाई करते हैं तो हम गैस को कंप्रेस कर रहे होते हैं बेसिकली। एक होता है गैस का इंटरनल प्रेशर, जो गैस के मालिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से होता है। मालिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, अंदर मौजूद कंटेनर की वॉल से कोलाइड कर रहे होते हैं। वो गैस का इंटरनल या पार्शियल प्रेशर में उसकी सेंस में उसे डिस्कस किया जा रहा होता है। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर में तो याद रखिएगा, एक्सटर्नल प्रेशर की अलग लॉजिक होती है जो बाहर से प्रेशर अप्लाई किया जाता है, और इंटरनल जो गैस का प्रेशर होता है जो कि गैस के मालिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से होता है, वो डिफरेंट चीज़ होती है। ओके, फिलहाल बॉयल्स लॉ एक्सटर्नल प्रेशर को डिस्कस करता है कि प्रेशर बढ़ाओ तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन शर्त ये होगी कि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, मोल्स कांस्टेंट रखना है, और मैस कांस्टेंट रखना है। ये तीन चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो क्या आएगा? इक्वल और कांस्टेंट आ जाएगा। और पी इधर डिवाइड हो रहा होगा तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक ये मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई बॉयल्स लॉ की। फिर हर गैस लॉ को आपने इनिशियल और फाइनल कंडीशन के लिए ज़रूर लिखना है। ओके, लेट से किसी गैस का इनिशियल वॉल्यूम P1 है, इनिशियल प्रेशर P1 है, और फाइनल वॉल्यूम V2 और फाइनल प्रेशर P2। ये इसकी सेकंड फॉर्म होगी बॉयल्स लॉ की। इन इसको रीअरेंज करके सेम वेरिएबल को एक साइड पे कर दें, वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे लाके डिवाइड कर दो, और प्रेशर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर राइट पे लाके उसे डिवाइड कर दो, ये एक और मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म एमसीक्यूज में लिखी होती है। लेट से वो आपको कह रहा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। करेक्ट का एमसीक्यूज आ रहा होता है, या इनकरेक्ट, कोई गलत भी इक्वेशन लिख देगा, आपने आइडेंटिफाई करना होगा गलत कौन सी है। तो आपको करेक्ट सारी पता होंगी तो इनकरेक्ट तो आप आइडेंटिफाई कर ही लोगे। इन्हें मैथमेटिकली भी वो, इन्हें स्टेटमेंट की फॉर्म में भी वो बोल रहा होता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, और प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। इस तरह वो एमसीक्यूज में इनकी स्टेटमेंट भी यूज कर रहा होता है। ठीक है, अब बाकी सारी कहानी जो चलनी है वो इस प्रेशर के ऊपर, ये इस कांस्टेंट के ऊपर है। अव्वल तो आपको पता होना चाहिए इस कांस्टेंट की वैल्यू वो पूछेगा, वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन, के की वैल्यू किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो गौर से अब बात समझना, मैंने कहा था जब आप इस लॉ को स्टडी करें टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, लेकिन लेट से आपने टेम्परेचर अगर बार बार किया चेंज तो याद रखना ये कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होगी। कांस्टेंट के उसी वक्त कांस्टेंट उस वक्त तक कांस्टेंट रहेगा जब तक आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे। तो इट मींस अगर आपने टेम्परेचर की वैल्यू की चेंज तो के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले के की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे। सेकंड नंबर पे किस पे डिपेंड करेगी? मोल्स पे। थर्ड नंबर पे डिपेंड करेगी मास पे। तो ये इनिशियली जो आपने तीनों चीज़ें कांस्टेंट रखी थी, अगर ये कांस्टेंट रखोगे तभी के का आंसर कांस्टेंट निकलता रहेगा, और अगर आपने इन इन वैल्यूज़ को चेंज करना स्टार्ट किया तो के की वैल्यू भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो इट मीन्स वैल्यू ऑफ के डिपेंड करेगी कि आपने लैब में इन्हें कांस्टेंट रखा इन तीनों को कि नहीं रखा। ओके, इन तीन पे डिपेंड करेगी। उसके बाद के की वैल्यू डिपेंड करती है यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब कि लेट से आपने वॉल्यूम का यूनिट लिया था DM³ 1 DM³। आपने उसे प्रेशर से मल्टीप्लाई किया, आपके पास के का आंसर आ गया।
लेट से कोई आपको कहता है डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में कन्वर्ट करो, तो 1 डीएम क्यूब की जगह आप क्या लिखोगे, 1000 सीएम क्यूब, और 1000 सीएम क्यूब को फिर जब आप प्रेशर से मल्टीप्लाई करोगे के का आंसर डिफरेंट आएगा। तो इट मीन्स जब आप वॉल्यूम का यूनिट चेंज कर रहे हो, तो फिर उस यूनिट चेंज करने के बाद के का आंसर भी चेंज हो जाता है। तो इट मीन्स के का जो न्यूमेरिकल आंसर है वो यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, सिमिलरली वो यूनिट्स ऑफ प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपने इनके यूनिट चेंज किए तो के का आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टोटल कितनी चीजें बन गई हैं, 5। याद रखना सर ने 5 चीजें बताई थी कि के की वैल्यू टेम्परेचर मोल मैस और वॉल्यूम ऑफ प्रेशर और यूनिट्स ऑफ प्रेशर और यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। इनमें से आपने कोई पांचों में से चीज चेंज की तो के का आंसर चेंज हो जाएगा। उसके बाद एमसीक्यूज बनेगा, के यूनिट्स का, यूनिट्स ऑफ के। और अब बात गौर से सुनना, आमतौर पे जो के यूनिट डिस्कस हो रहे होते हैं वो एसटीपी पे डिस्कस हो रहे होते हैं आमतौर पे जनरली। वॉल्यूम का यूनिट एसटीपी पे क्या होता है, डीएम क्यूब, और एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, डीएम क्यूब में यूनिट लिखा जा रहा होता है, और प्रेशर का एसटीपी पे यूनिट लिखा जा रहा होता है एटीएम। तो इसका मतलब है इस के का जो यूनिट निकल के आया वो निकल के आया एटीएम डीएम क्यूब। अब एक प्रीवियस पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है, वो एमसीक्यूज में पूरा नहीं लिखने लगा, बस आपको समझा देता हूँ वो एमसीक्यूज था क्या और उसका आंसर क्या था। उसने एमसीक्यूज बनाया था, ऐसा कौन सा गैस का लॉ है, ऐसा कौन सा गैस का लॉ है जिसके कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो यूनिट एनर्जी के यूनिट के इक्वल होता है। तो हकीकत में बॉयल्स लॉ का ये जो कांस्टेंट है इसका यूनिट जो निकला है एटीएम डीएम क्यूब, ये एनर्जी के यूनिट के इक्वल होता है। अब बच्चे पूछते हैं सर कैसे इक्वल होता है, तो सुनो वो इस तरीके से इक्वल होता है कि आपने पढ़ा होगा जी, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा फिजिक्स में आई थिंक। और प्रेशर आपने पढ़ा होगा फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, एरिया डिवाइड हो रहा है इधर आके प्रेशर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फोर्स कैन आल्सो डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया। ये जो फोर्स निकला है पी ए का, ये पी ए इधर फोर्स की जगह पुट कर दो, ये पी ए इधर पुट कर दो। तो अब सुनो गौर से, एरिया में हमेशा दो लेंथ होती हैं क्योंकि एरिया के यूनिट में हमेशा स्क्वायर आ रहा होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर। एरिया में दो लेंथ होती हैं, डिस्प्लेसमेंट खुद भी लेंथ है। एरिया की दो लेंथ को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो तो वो इक्वल टू आता है वॉल्यूम के। एरिया मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, एरिया की दो लेंथ डिस्प्लेसमेंट खुद भी लेंथ, टोटल कितनी लेंथ हो गई, 3। वो 3 लेंथ वॉल्यूम में होती हैं। ओके, तो वॉल्यूम आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम के यूनिट में गौर करो ना, क्यूब आ रहा होता है, तीन तीन लेंथ होती है तो क्यूब आ रहा होता है ना, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ये सब चीजें आ रही होती हैं। अब वर्क का यूनिट आपने क्या पढ़ रखा है, जॉल, और प्रेशर का यूनिट क्या होगा एसटीपी पे, एटीएम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, डीएम क्यूब, और आपने पढ़ा होगा जॉल एनर्जी का भी यूनिट है। अब गौर से देखो एटीएम डीएम क्यूब जो है वो किसके इक्वल आ गया, जॉल के इक्वल आ गया। तो जॉल एनर्जी का यूनिट है तो एटीएम डीएम क्यूब को भी किसका यूनिट बोलेंगे, एनर्जी का यूनिट के इक्वल बोलेंगे। तो अब उम्मीद है पता लगा होगा कि एटीएम डीएम क्यूब को एनर्जी के यूनिट के इक्वल क्यों बोला जाता है। ओके, तो एमसीक्यूज का फिर ख्याल करना कि बॉयल्स लॉ वो लॉ है जिसके कांस्टेंट के का जो यूनिट होता है एटीएम एटीएम डीएम क्यूब वो एनर्जी के यूनिट के इक्वल होता है। ये एमसीक्यूज आ चुका है, उसने पूछा था कौन सा गैस लॉ होता है ऐसे। अच्छा, ये सारे एमसीक्यूज हो गए, इनमें से बातें पूछी जा रही होंगी, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाएंगी आपसे वो होंगे जी ग्राफ्स इनके। मैं बता दूंगा ग्राफ किस सेंस में वो एमसीक्यूज में पूछता है, पहले ग्राफ समझ लो कैसे कैसे ग्राफ बन रहे होते हैं इसके। अच्छा, पहला ग्राफ हमारे पास आ गया जी, एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया लेट से प्रेशर और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया वॉल्यूम। अच्छा हाँ, आमतौर पे यूँ होता है कि इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस पे लेते हैं और डिपेंडेंट कहाँ पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे। इंडिपेंडेंट क्या है प्रेशर, डिपेंडेंट क्या है वॉल्यूम। अब ये जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का खेल होता है ना, याद रखें, लैब में जो चीज़ हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है। लेट से प्रेशर हम चेंज कर रहे थे, वो इंडिपेंडेंट है। प्रेशर चेंज करने की वजह से वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे। लैब में वैसे ये हम डिसाइड करते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन होगा। मैंने आपको इंडिपेंडेंट प्रेशर बोल दिया, डिपेंडेंट वॉल्यूम बोल दिया, हो सकता है एमसीक्यूज में वो वॉल्यूम को इंडिपेंडेंट और प्रेशर को डिपेंडेंट बोल दे, तो उसकी मर्जी होती है। अगर ये वैल्यूज ऊपर नीचे शफल कर दे तो परेशान होने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा अब सुने, अब प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन मैंने क्या पढ़ाया है, इनवर्स का।
तो गौर से अब बात सुनना। ये होता है ओरिजिन, ओरिजिन पे वैल्यूज क्या होती हैं, जीरो होती हैं, ठीक है। ओरिजिन से अगर दूर जाओ तो वैल्यूज बढ़ना शुरू हो जाती हैं। मैं सपोजिंग वैल्यूज ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, और इधर भी से भी आप ओरिजिन से दूर जाओगे तो वैल्यूज इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी 1 2 3 4 5। इनवर्स का रिलेशन कहता है कि अगर प्रेशर हुआ मिनिमम, लेट से मिनिमम है 1, तो वॉल्यूम होगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम है 5। तो इस मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 के सामने एक डाल देना आपने डॉट, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 के सामने डॉट। अब अगर आप प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ा के 2 करो, तो प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम हो जाएगा। इनवर्स का रिलेशन है ना, प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर बढ़ा के 2 किया, वॉल्यूम कम हो गया, 4 हो गया। तो इससे 2 और 4 के सामने पॉइंट आ जाएगा। अब आप प्रेशर को मुसलसल बढ़ाते जाओ, अगर प्रेशर बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, और यूं यूं इस तरह नीचे ना पॉइंट्स आना शुरू हो जाएंगे इस तरह। और जब आप इन पॉइंट्स को जोड़ोगे तो जोड़ने पे आपको एक मिलेगी कर्व। अच्छा जी, इस कर्व को वो आप बोलेंगे आइसोथर्म। आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब हीट या टेम्परेचर। क्योंकि ये सेम हीट या टेम्परेचर पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया होगा। और लेट से आपने जब लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा 0 डिग्री सेल्सियस, ये सारा टेम्परेचर जीरो कांस्टेंट रख के आपने प्रेशर और वॉल्यूम को स्टडी किया था, तो जो कर्व मिली वो आइसोथर्म है। अच्छा, इनवर्स का रिलेशन कर्व देगा, पहले ये बात ध्यान में रहनी चाहिए आपके। ओके हो गया। अब दूसरी बात मेरी गौर से सुनना। आपने लैब में टेम्परेचर जीरो कांस्टेंट रखा, कोई दूसरा बंदा किसी और लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसे क्या पता आपने टेम्परेचर कितना कांस्टेंट रखा। उसका दिल कर रहा है 25 टेम्परेचर कांस्टेंट रखने को, तो लेट से उसने 25 टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया और अपने प्रेशर और वॉल्यूम का एक्सपेरिमेंट उसने शुरू कर दिया। लेकिन अहम बात समझने वाली ये है कि अगर टेम्परेचर लैब में ज्यादा कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर की बड़ी वैल्यू कांस्टेंट रखें, तो ज्यादा टेम्परेचर पे ऑक्यूपाइड वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, और उस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को कंप्रेस करने के लिए प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ता है। तो किसी दूसरी लैब में अगर किसी बंदे ने हाई टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तो उस हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम भी ऑक्यूपाइड हाई होगा, और उस वॉल्यूम को कंप्रेस करने के लिए प्रेशर भी हाई लगाना पड़ेगा। चल तो अभी भी प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स का रिलेशन रहा होगा, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू बड़ी लगानी पड़ रही होंगी। तो अब की बार जो कर्व आपको बनी हुई मिलेगी, मिलेगी तो कर्व ही, मिलेगी तो कर्व ही, लेकिन अब की बार की वाली जो कर्व होगी वो पिछली कर्व से ऊंची होगी, क्योंकि हाई वैल्यूज अप्लाई करनी पड़ रही है ना अब की बार। तो जो नई कर्व होगी वो प्रीवियस कर्व से जरा ऊंची बनेगी, या आप कहेंगे नई वाली कर्व जो होगी एक्सिस से, बोथ एक्सिस से जरा दूर जाएगी, वॉल्यूम और प्रेशर एक्सिस से दूर जाएगी। तो इट मींस एट हाई टेम्परेचर जो ग्राफ की पोजीशन होगी वो भी हाई हो जाएगी। यूं जहन में चलो याद रख लेना कि सर ने कहा था हाई टेम्परेचर हो तो ग्राफ की पोजीशन हाई होती है, कर्व जरा ऊंची बनती है। अब हो सकता है वो एमसीक्यूज में इस वाले टेम्परेचर को नाम दे दे T1 का, इसे नाम दे दे T2 का, और वो आपको बोले T2 टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा वो बड़ी कांस्टेंट वैल्यू है T1 टेम्परेचर से, तो T2 पे आप कहना जी ग्राफ की जो पोजीशन होगी वो ऊंची होगी, और T1 टेम्परेचर पे जो कि कम टेम्परेचर उस पे ग्राफ की पोजीशन नीचे होगी। ओके, ये बात ध्यान में आपने याद रखनी है। तो एक तो ग्राफ इस तरीके से आ रहा होगा। अच्छा, एमसीक्यूज कैसे बनेंगे बच्चे पूछ रहे होते हैं। एक तो एमसीक्यूज ये होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ग्राफ। मैं करेक्ट तो अभी सारे पढ़ा दूंगा, तो इनकरेक्ट आपको खुद ही पता लग जाएगा, ठीक है। तो और कैसा बन रहा होगा, वो स्टेटमेंट लिखेगा इफ प्रेशर इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस देन ग्राफ विल बी। आप नीचे बबल फिल कर देना कर्व, या फिर उस कर्व को क्या बोलेंगे, आइसोथर्म बोलेंगे, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाएगी। या फिर वो बोलेगा कांस्टेंट टेम्परेचर अगर ज्यादा हाई रखा था तो नीचे बबल फिल कर देना कि ग्राफ की पोजीशन भी हाई होगी, कर्व ऊंची बनेगी। यूं इस सेंस के एमसीक्यूज बनेंगे, उन एमसीक्यूज पे फिर सोचना। इसी तरीके से अब एक और कर्व जरा गौर से सुनो, एक और ग्राफ, सॉरी, ग्राफ नंबर 2। अभी मैंने पढ़ाया कि बॉयल्स लॉ जो होता है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। अब मेरी एक बात याद रखना कि कोई आपको बोले वॉल्यूम इनवर्सली टू प्रेशर, या फिर कोई आपको बोले प्रेशर इनवर्सली टू वॉल्यूम, कंसेप्चुअली बात एक ही बनती है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इस वॉल्यूम को आप ले जाओ ऊपर, तो इसके नीचे इधर पावर 1 होगी, मैथमेटिकली जब इसे ऊपर लेके जाओगे पावर -1 हो जाएगी। अब इसे रीड कैसे करेंगे, अब इसे रीड ऐसे करेंगे, प्रेशर इज डायरेक्टली टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, मैथमेटिकली इनवर्स है ना, पावर इनवर्स है ना, तो बोलेंगे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
तो एक्स एक्सिस पे आपने लेट से रख दिया इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और वाई पे आपने रख दिया प्रेशर, ठीक है। या वो खुद स्टेटमेंट में एमसीक्यूज में बोलेगा इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड प्रेशर इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस, देन द ग्राफ विल बी। अब देखो इनमें रिलेशन कौन से चल रहा है दोनों में, डायरेक्टली का। तो डायरेक्टली के रिलेशन में याद रखना ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिलती है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है ना, प्रेशर को जितना कम करोगे, प्रेशर को जितना कम करोगे इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी उतना कम होगा, वॉल्यूम मत बोलना, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम उतना कम होगा, और यहाँ पे ग्राफ ओरिजिन को मिलेगा, क्योंकि प्रेशर कम करते जाओगे इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम होते जाएगा और ग्राफ इधर ओरिजिन को आके टच करेगा। हालांकि इधर ओरिजिन को टच नहीं कर रहा था, इधर इस वाले केस में ग्राफ 1 ग्राफ 2 में करेगा। और लेट से अगर आपने टेम्परेचर T1 कांस्टेंट रखा था, ये T1 टेम्परेचर की वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू चल रही थी, और फिर आपने T2 कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपने ग्राफ ड्रा किया एंड आपने बोला जी T2 टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन T1, तो जितने ज़्यादा टेम्परेचर हाई कांस्टेंट वैल्यू रखोगे वो ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस से थोड़ा दूर चला जाएगा, ठीक है। तो वो इनकरेक्ट ग्राफ ऐसे बनाएगा, हो सकता है इधर नीचे वो लिखते हैं T2 और T2 बोलते टेम्परेचर ग्रेटर है, तो वो ग्राफ इनकरेक्ट होगा। याद रखना इधर नीचे जो ग्राफ बनता है लो टेम्परेचर का होता है, ऊपर जो ग्राफ बनता है वो हाई टेम्परेचर का बनता है। हो सकता है एमसीक्यूज में वो इन दोनों को ऊपर नीचे शफल करके कहे बताओ पहचानो इनकरेक्ट कौन सा है, अगर इनको ऊपर नीचे शफल कर दे तो फिर इनकरेक्ट हो जाएगा। ऊपर हाई टेम्परेचर पे ग्राफ ऊंचा होता है, लो टेम्परेचर पे इधर लो कांस्टेंट टेम्परेचर पे नीचे बनाना है। और उसके बाद तीसरा जो ग्राफ आपने बनाना है, लेट से एक्स एक्सिस पे आपने लिया प्रेशर, वाई एक्सिस पे जी आपने लिया वाई एक्सिस पे आपने लिया प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट के, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल इक्वल होता है। अच्छा एक और बात इधर याद रखना, हो सकता है इधर एक्स एक्सिस पे 1/v लिखा दिखाई दे जाए, हो सकता है एक्स एक्सिस पे डेंसिटी लिखा हुआ दिखाई दे जाए, क्योंकि डेंसिटी और प्रेशर का भी रिलेशन डायरेक्टली का होता है। किसी गैस पे जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे ना, वो गैस उतनी ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी, मालिक्यूल उतने करीब आ जाएंगे, डेंस हो जाएंगे मालिक्यूल, बहुत करीब करीब आके डेंस हो जाएंगे वो मालिक्यूल, डेंसिटी बढ़ जाएगी गैस की, ठीक है। तो प्रेशर और डेंसिटी में डायरेक्टली का रिलेशन होता है। अगर वो एक्स एक्सिस पे v की पावर -1/v या डेंसिटी लिखते हैं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ही होते हैं, ओके। अच्छा जी, अब मैं इधर समझाने लगा था, अब गौर से सुनना ये बात। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया प्रेशर, उसके बाद ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम, और जो मैं बात ये समझाने लगा हूँ ना इधर, ये भी एमसीक्यूज ही है, ठीक है, इसको भी गौर से समझना बात को। लेट से वो कहता है प्रेशर है किसी गैस पे 2, वॉल्यूम है 1, और प्रेशर 2 को वॉल्यूम 1 से मल्टीप्लाई किया, के का आंसर 2 आ गया। तो प्रेशर 2 था, प्रेशर 2 था, के का आंसर भी क्या आ गया, के का आंसर भी 2, तो 2 और 2 के सामने पॉइंट आ गया, ओके ओके। फिर उसने कहा जी प्रेशर बढ़ा के कर दिया 4, तो प्रेशर इनिशियल प्रेशर का कितने टाइम्स बढ़ाया, 2 टाइम्स। प्रेशर इनिशियल प्रेशर का कितने टाइम्स बढ़ाया, 2 टाइम्स। और बॉयल्स लॉ कहता है कि जितने टाइम्स प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम उतने टाइम्स कम हो जाता है। अगर इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर फिर डिवाइड करना पड़ता है 2 पे, और ये बना हुआ आपको मिल जाता है 1/2। तो इनिशियल प्रेशर का जितने टाइम्स प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम इनिशियल का उतने टाइम्स कम हो जाएगा। प्रेशर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम को 2 पे डिवाइड करो, अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, के का आंसर 2 आएगा। प्रेशर 6 कर दिया, तो इनिशियल प्रेशर का कितने टाइम्स बढ़ाया, 3 टाइम्स। इनिशियल का 3 टाइम्स बढ़ाया ना, तो वॉल्यूम फिर इनिशियल वॉल्यूम का 3 टाइम्स कम हो जाएगा, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का 3 टाइम्स कम हो जाएगा, 3 पे डिवाइड करना होगा। और अब 6 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर दोबारा क्या आएगा, 2। तो इसका मतलब है प्रेशर जब 4 की है तो के का आंसर दोबारा क्या आया है, 2 ही आया। तो 4 और के के आंसर जो 2 आया है, 4 और 2 के सामने पॉइंट। प्रेशर बढ़ा के 6 की है तो के का आंसर दोबारा 2 आया है, 6 और 2 के सामने पॉइंट आ जाएगा। जब इन पॉइंट्स को आप जोड़ोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस लाइन मिलेगी। अव्वल तो इस एमसीक्यूज का भी ख्याल करना है, लिखा हुआ आएगा, याद रखना एमसीक्यूज में प्रेशर जितने टाइम्स वो बढ़ाए ना, समझ जाना एमसीक्यूज में वॉल्यूम उतने टाइम्स आपने कम करना है, ओके। दूसरा फिर अगर आपने वाई एक्सिस, वो एमसीक्यूज में बोले कि प्रेशर इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड कांस्टेंट के इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस, देन ग्राफ विल बी, तो नीचे बबल फिल करना, ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस या ग्राफ विल बी पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। और लेट से ही आपने ग्राफ बनाया था, आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था T1 टेम्परेचर कांस्टेंट,
लेकिन कोई आपको बोले अगर T2 टेम्परेचर कांस्टेंट रखें और T2 टेम्परेचर की वैल्यू वो आपको बोले ग्रेटर है, ज्यादा टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, तो सोच के देखो अगर ज्यादा टेम्परेचर कांस्टेंट रखे ना, लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान गैस का टेम्परेचर की हायर वैल्यू कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर ज्यादा रखोगे कांस्टेंट तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, उस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को कंप्रेस करने के लिए प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब है वॉल्यूम और प्रेशर की वैल्यूज आपको बड़ी लगानी पड़ेंगी। हाई टेम्परेचर पे ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हाई होता है, उस वॉल्यूम को कंप्रेस करने के लिए प्रेशर की वैल्यू भी हाई लगानी पड़ती है। तो ये वॉल्यूम और प्रेशर की वैल्यू तो बड़ी हो गई, इन दोनों बड़ी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो के का आंसर भी तो बड़ा आएगा। तो के का आंसर बड़ा आ गया, लेट से 4 आ गया, बड़ी वैल्यू ओरिजिन से दूर आएगी ऊपर के की, तो फिर ग्राफ की पोजीशन ऊंची हो जाएगी, ग्राफ ऊंचा बनेगा। याद रहेगी बात कि सर ने बोला था जितना ज्यादा टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे गैस का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा, वॉल्यूम की वैल्यू अगर बढ़ गई तो पी से मल्टीप्लाई करने से के का आंसर भी बढ़ जाएगा और के का आंसर बढ़ के ओरिजिन से ऊंचा हो जाएगा और ग्राफ की पोजीशन भी ऊंची हो जाएगी। बट स्टिल ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पोजीशन जरूर ऊंची है, स्टिल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन अगर वो एमसीक्यूज में बोले, एमसीक्यूज में अगर बोले कि प्रेशर इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस बट कांस्टेंट के इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, देन द ग्राफ विल बी, अगर इधर लाइंस हॉरिजेंटल बन रही थी ना और पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी, इधर लाइंस बनती हैं वर्टिकल, वर्टिकल और पैरेलल टू वाई एक्सिस होती हैं। अगर वो एमसीक्यूज में इन दोनों की पोजीशन शफल करें ना, के को इधर नीचे ले आए जैसे कि मैं ले आया हूँ, प्रेशर को इधर वाई पे ले जाए, तो ग्राफ हॉरिजेंटल के बजाय वर्टिकल बनता है, या फिर ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस के बजाय पैरेलल टू वाई बनता है। ये ग्राफ हैं जी, इनके अब इन पे आपने रखनी है नजर एमसीक्यूज में, इन पे आपने एमसीक्यूज में नजर रखनी है। ये करेक्ट मैंने सारे समझा दिए, वो इनकरेक्ट बोले तो समझ जाना, ठीक है, या फिर वो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट में जो भी बोले एक्स पे फलां चीज़ रखी है वाई पे फलां चीज़, तो ग्राफ कैसा होगा नीचे बबल फिल करना कैसा होगा समझा दिया, ठीक है। बस बॉयल्स लॉ पे थोड़ा टाइम हमें बेशक ज़्यादा लग गया है, लेकिन चार्ल्स और एवोगैड्रोस पे नहीं लगेगा, क्योंकि एक दफ़ा ग्राफ समझ आ जाए ना बच्चे को, आगे फिर टीचर ज़रा थोड़ा तेज़ी से भी बता सकते हैं। तो ये हो गया जी आपके पास बॉयल्स लॉ। अब सुनो जी, अब सुनो जी, हमारे पास आ जाएगा सेकंड लॉ, एंड सेकंड लॉ विल बी चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स ने बोला था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बाद में हम डिस्कस करते हैं, टॉपिक है वो आएगा। अच्छा जी, बट प्रेशर, मोल्स एंड मास आर केप्ट कांस्टेंट। और ये प्रेशर अप्लाइड प्रेशर है, बाहर वाला प्रेशर, गैस का इंटरनल प्रेशर नहीं है कोलिजन वाला, ये वो नहीं है, बाहर वाला है, ठीक है। और आप डायरेक्टली हटाओगे इक्वल और क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, टी मल्टीप्लाई हो रहा होगा कांस्टेंट से, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये मैथमेटिकल फॉर्म है एक आ गई। फिर हर गैस लॉ को इनिशियल और फाइनल फॉर्म के लिए, फाइनल फॉर्म के लिए लिखा करो, ये इनिशियल और फाइनल फॉर्म आ गई। और फिर वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लिया करो, बेसिक सेम वेरिएबल्स ये लो मैंने एक साइड पे कर लिए, V2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लाके डिवाइड, और T1 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, ओके। यूँ भी लिखा हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसने मैथमेटिकल फॉर्म T2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया और T1 इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया, हो सकता है उसने वो ऐसे भी मैथमेटिकल फॉर्म बना के लिख दे। तो इनमें से कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई हो, क्योंकि एमसीक्यूज बनता है विच ऑफ करेक्ट और इनकरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ, तो फिर आप हैंडल कर लेना, एमसीक्यूज में पता लग जाएगा आपको। फिर वही बात जो मैंने अभी पीछे समझाई है, आपको के को डिस्कस करना पड़ता है कि वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन, के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो जैसे पीछे पढ़ा है वैसे ही के की वैल्यू इस पी पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे, मोल्स पे और मास पे। अगर आपने इन तीनों कांस्टेंट को चेंज किया तो के कांस्टेंट का आंसर चेंज हो जाएगा। फिर की के की वैल्यू डिपेंड करती है यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम पे और यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर पे। और याद रखना ये चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म्स जो हैं उसी वक्त सेटिस्फाई होती हैं जब आप इस टेम्परेचर का यूनिट जो ले रहे हो वो केल्विन ले रहे हो, केल्विन पे चार्ल्स लॉ सेटिस्फाई होता है, तो इट मींस इधर यूनिट ऑफ जो टेम्परेचर चलना है वो केल्विन हो, तभी ये चार्ल्स लॉ सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं होता, ओके। अच्छा, उसके अलावा जी फिर अगर बात करें यूनिट्स ऑफ के की, यूनिट्स ऑफ के की,
तो सुने जी, के का यूनिट क्या हो सकता है इधर जी, वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, डीएम क्यूब। टेम्परेचर का यूनिट होगा केल्विन, वो केल्विन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर केल्विन। तो इधर यूनिट जो बन के आ सकता है वो पर केल्विन हो सकता है। ओके हो गया। और उसके बाद ग्राफ्स, चार्ल्स लॉ के ग्राफ। अब ग्राफ में अगर वो बोले एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है जी टेम्परेचर इन केल्विन, और वाई एक्सिस पे लिया हुआ है वॉल्यूम, तो याद रखें ओरिजिन पे अगर टेम्परेचर हो जाए 0 केल्विन तो वॉल्यूम होगा 0। अच्छा एक बात याद रखें, ये मैंने आगे पढ़ाना भी है मैं, लेकिन अभी बताना चाहता हूँ कि एट 0 केल्विन वॉल्यूम ऑफ गैस हाइपोथेटिकली बिकम 0। ठीक है, तो अगर आपने टेम्परेचर कर दिया 0 केल्विन तो गैस का वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा। और रिलेशन कौन सा चल रहा है, डायरेक्टली का। डायरेक्टली का रिलेशन में स्ट्रेट लाइन मिलती है, जैसे अभी पीछे मैंने समझाया बॉयल्स लॉ में। ओके। अच्छा, उसके बाद लेट से ये जब आप स्टडी कर रहे थे वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ, तो प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा होगा। ओके हो गया, प्रेशर कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रेशर पे जो ग्राफ मिलता है उस ग्राफ को बोलते हैं आइसोबार। आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब प्रेशर, आइसोबार। सेम प्रेशर रखा गया, ठीक है। पीछे आइसोथर्म पढ़ा है तो ये आइसोबार आ गया। लेट से ये प्रेशर P1 था और ये प्रेशर P2 आपने कांस्टेंट रखा है, और अब और कोई आपको गया P2 प्रेशर इज ग्रेटर देन P1। तो जरा कंपैरिजन करना है पिछले ग्राफ का और इस ग्राफ का। पिछले ग्राफ में मैं T2 ऊपर रखता था, T1 नीचे रखता था, ऐसे T2 ऊपर था, T1 नीचे था। इधर देखो P1 ऊपर है, P2 नीचे है। अब समझो मेरी बात को, अगर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा कांस्टेंट रखो, प्रेशर ज्यादा अप्लाई करो, ज्यादा बड़ी वैल्यू कांस्टेंट रखो, तो गैस कंप्रेस कर देते हो आप ज्यादा। एट हायर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर वॉल्यूम विल बी स्मॉलर। एट हायर कांस्टेंट प्रेशर वैल्यू वॉल्यूम विल बी स्मॉलर। वॉल्यूम स्मॉलर होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ मूव करेगा, ग्राफ नीचे आएगा, वॉल्यूम कम होगा। तो जितनी बड़ी प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रखोगे ना गैस पे, बाहर से जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे वॉल्यूम उतना कम कर दोगे, और ग्राफ अब इस केस में नीचे आएंगे। पिछले केस में ऊपर जा रहे थे हालांकि। तो ये बस फर्क याद रखना है आपने पिछले और इन ग्राफ का। हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकल एमसीक्यूज भी बनते हैं। वो कहेगा लेट से टेम्परेचर इज टेकन इन सेल्सियस, वो सपोजिशन कर लेगा। ठीक है, तो याद रखो ओरिजिन पे इधर 0 सेल्सियस होगा, ओरिजिन पे 0 क्या होगा, सेल्सियस, और वॉल्यूम इधर 0, लेट से 0 cm³ या dm³। अब सोच के देखें, मैंने बेशक बोला 0 केल्विन पे वॉल्यूम 0 होता है, लेकिन क्या 0 सेल्सियस पे भी वॉल्यूम 0 होता है, नहीं। 0 सेल्सियस पे कुछ ना कुछ ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होता है। तो क्या ग्राफ ओरिजिन को आके टच करेगा, नहीं, ग्राफ ओरिजिन को आके नहीं टच करेगा, ग्राफ वॉल्यूम की किसी वैल्यू पे इधर आके टच करेगा। 0 सेल्सियस पे इधर आम तौर पे हमारी बुक्स में जो वॉल्यूम लिखा गया है वो 546 cm³ लिखा गया है, कि 0 सेल्सियस पे गैस का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम 546 बुक्स में मेंशन है कुछ जगहों पे, तो वैल्यू मैंने वो मेंशन कर दी है। तो याद रहेगा ना, 0 सेल्सियस पे वॉल्यूम 0 नहीं होता। ग्राफ को इधर ओरिजिन पे आके नहीं जोड़ना आपने, 0 सेल्सियस पे कुछ ना कुछ ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होता है, तो ग्राफ इधर कुछ ना कुछ ऑक्यूपाइड वॉल्यूम पे आके इधर टच करा होगा, ओरिजिन पे आके वो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये जो मैंने अभी ग्राफ बताया ना, इस ग्राफ को चलें वो एब्सोल्यूट जीरो में ही हम कर लेंगे, मैं नहीं छेड़ते बात, वो एब्सोल्यूट जीरो में बता दूंगा। अच्छा, उसके अलावा ये दो ग्राफ हो गए, और तीसरा ग्राफ अगर वो बोले एक्स एक्सिस पे रखा गया है टेम्परेचर इन केल्विन, और वाई एक्सिस पे रखा है जी रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कैसे ग्राफ अभी पीछे बॉयल्स लॉ में समझाया है, कांस्टेंट ले लो अगर वाई एक्सिस पे, तो ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेट से प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा है P1, लेकिन अगर आप हाई कांस्टेंट प्रेशर रखोगे, हाई कांस्टेंट प्रेशर रखोगे तो बताओ, सोचो, अगर प्रेशर ज़्यादा आपने अप्लाई कर दिया, कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा प्रेशर की अप्लाई कर दिया, तो ज़्यादा प्रेशर पे वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। प्रेशर ज़्यादा करो ना गैस पे तो वॉल्यूम कम हो जाता है। अगर वॉल्यूम कम हो जाए तो के की वैल्यू भी तो कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम और के का रिलेशन डायरेक्टली का नहीं होना चाहिए, नोमिनेटर में है ना वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा।
तो अगर प्रेशर की वैल्यू आपने बढ़ाई ज्यादा कांस्टेंट वैल्यू, तो वॉल्यूम हो जाएगा कम, के की वैल्यू भी हो जाएगी कम। के की वैल्यू अगर कम होगी तो वो ओरिजिन के करीब आएगी, के की वैल्यू छोटी होगी ओरिजिन के करीब, और ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। तो इधर ग्राफ नीचे आ रहे हैं, हालांकि वो मैं पिछले बॉयल्स लॉ में पढ़ा रहा था, ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, वो टेम्परेचर का फैक्ट था, ये फिर प्रेशर का फैक्ट समझाने लगा हूँ। ओके। और उसके बाद अगर वो आपको फिर इस तरह बोल दे कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इन केल्विन इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस, तो अब ग्राफ ऐसे बनेंगे। P1 प्रेशर कांस्टेंट रखे, सारे आप स्टडी कर रहे थे टेम्परेचर और ये इसकी, और फिर P2 कांस्टेंट रखे, और P2 इज ग्रेटर देन P1। तो बस फर्क याद रहे कि सर ने क्या समझाया, डिफरेंस पिछले ग्राफ का और इन ग्राफ का। तो पिछले ग्राफ्स में क्या चल रहा था, फिर फर्क पता लग रहा है ना। पिछले ग्राफ में देखो T1 वाला जो होता था, T1 वाला वो करीब होता था x के करीब, ठीक है। T2 वाला ऊंचा हो जाता था, दूर चला जाता था। इधर गौर से देखो तो P2 वाला नीचे आया हुआ है, x के करीब आया, और P1 वाला दूर है। तो ये जरा अफेक्ट होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। ओके। अच्छा जी, उसके बाद आपने करना है, लास्ट जो आपने करना है वो करना है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली टू मोल्स बट द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। डायरेक्टली हटाओ, इक्वल और आता है कांस्टेंट, और एन मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाता है डिवाइड। V1 ओवर N1 इज इक्वल टू V2 ओवर N2। वॉल्यूम वाली वेरिएबल्स को एक साइड पे कर दो, और मोल्स वाला वेरिएबल डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई और N2। ये डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। और K के बारे में, वैल्यू ऑफ K डिपेंड अपॉन, K की वैल्यू सबसे पहले कहना जी डिपेंड करेगी इस टेम्परेचर पे, फिर डिपेंड करेगी प्रेशर पे, फिर डिपेंड करेगी यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम पे। यूनिट्स ऑफ मोल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोल का एक यूनिट होता है मोल, मोल के कोई डिफरेंट यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो यूनिट्स आ सकते हैं इसके, यूनिट्स ऑफ के जो पूछे जा सकते हैं, वो वॉल्यूम का यूनिट dm क्यूब, मोल का यूनिट मोल, मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर मोल। और इसके ग्राफ में इफ ही सेड, मोल्स को लिया हुआ एक्स एक्सिस पे, वॉल्यूम को लिया हुआ वाई एक्सिस पे, तो दोनों का डायरेक्टली का रिलेशन है। डायरेक्टली के रिलेशन में स्ट्रेट लाइंस बनती हैं। अगर मोल लिए जीरो तो वॉल्यूम भी होगा जीरो, और और ग्राफ आके टच करेगा ओरिजिन को, इधर ओरिजिन को आके टच करेगा, ठीक है। और अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा कांस्टेंट वैल्यू रखी तो ग्राफ ऊपर की जानिब जाएगा, प्रेशर ज़्यादा कांस्टेंट वैल्यू रखी तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। टेम्परेचर ज़्यादा कांस्टेंट रखा तो ग्राफ ऊपर, प्रेशर ज़्यादा कांस्टेंट रखा तो ग्राफ नीचे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा उसके अलावा इसको ऐसा आइसोथर्म या आइसोबार फिर बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये एमसीक्यूज आमतौर पे पूछा भी नहीं जा रहा होता। देखो ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैंने कहा था आइसोथर्म होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे आइसोबार का था। अब इन दोनों को, अब इस कर्व को आइसोथर्म एज वेल एज आइसोबार बोल दें, या तो, या फिर ये आमतौर पे वैसे एमसीक्यूज बन भी नहीं रहा होता इस तरह का, पीछे दो ग्राफ पे बन रहा होता है जो आपको बता दिया। और बाकी ये आपने ग्राफ याद रखना है कि अगर एक्स एक्सिस पे ले लें मोल्स और वाई एक्सिस पे ले लें रेशो ऑफ वॉल्यूम टू द मोल इज इक्वल टू कांस्टेंट के, तो आपने कहना है कि ग्राफ बनेगा जी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा ग्राफ। ओके। एंड इफ ही सेड इन एमसीक्यूज के एक्स पे ले लिया है रेशो ऑफ वॉल्यूम टू द मोल इज इक्वल टू कांस्टेंट के, और वाई पे ले लिए हैं मोल्स, तो ग्राफ विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये वही कॉन्सेप्ट हैं जो पीछे समझाए हैं, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ पे इतनी ज़्यादा ग्राफ के एमसीक्यूज नहीं होते, पीछे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के होते हैं। ओके हो गया। उसके बाद उसके बाद जी कहानी शुरू करनी है आपने सारी प्रेशर के बारे में।
और प्रेशर के यूनिट्स, सारे एमसीक्यूज, ज़्यादातर एमसीक्यूज प्रेशर के यूनिट्स पे बन रहे होते हैं। तो बात मेरी गौर से अब सुनना और समझना जो बात बताऊं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और डेफिनेशन मुझे छापने की ज़रूरत नहीं है। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ऑफ एयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ऑफ एयर विच सपोर्ट्स 760 मिलीमीटर मर्करी कॉलम एट सी लेवल। तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर का वो प्रेशर होता है जो सी लेवल पे 760 मिलीमीटर मर्करी कॉलम को सपोर्ट करता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन छोटी क्लासों में पढ़ाई भी जा रही होती है, मैट्रिक वगैरह में। तो उसी डेफिनेशन से पहले यूनिट निकाला जाता है 1 एटीएम इक्वल टू होता है 760 मिलीमीटर मर्करी के। अब सुनते जाओ अब जरा तसल्ली से बात। इसे वो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके एमसीक्यूज में पूछेगा कि 1 एटीएम सेंटीमीटर में किसके इक्वल होता है। तो मिलीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में लेके जाना चाहते हो तो याद रखना, सर ने कहा था 10 पे डिवाइड कर देना है, तो मिलीमीटर जो होगा वो सेंटीमीटर में चला जाएगा। अगर 1 एटीएम की वैल्यू सेंटीमीटर में पूछी हो तो 76 सेंटीमीटर पे बबल फिल करना। फिर वो पूछेगा 1 एटीएम की वैल्यू टॉर में किसके इक्वल होती है, तो आप कहना 760 टॉर के इक्वल होती है। और क्यों 760 टॉर के इक्वल होती है, तो कहना बिकॉज 1 मिलीमीटर मर्करी इज इक्वल टू 1 टॉर। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अगर वो पूछे 1 एटीएम की वैल्यू एसआई यूनिट्स में 1 एटीएम की वैल्यू क्या होती है, तो कहना होती है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एसआई यूनिट में 1 एटीएम की वैल्यू होती है। फिर वो कहे पास्कल में क्या वैल्यू होती है, तो 101325 पास्कल ही होती है, बिकॉज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। और ये एसआई वैल्यू यूज़ होती है 1 एटीएम की, एसआई यूनिट्स में वैल्यू ये यूज़ होती है आमतौर पे आगे। अच्छा, उसके बाद फिर वो कहेगा 1 एटीएम की वैल्यू बताएं किलो पास्कल में किसके इक्वल होती है। किलो में लेके जाना हो तो इसे 1000 पे डिवाइड करना। 1000 पे डिवाइड करने से ये हर चीज़ के आखिर में तो पॉइंट होता है ना, आखिर में 1000 पे डिवाइड करोगे पॉइंट 3 टाइम पीछे मूव करके आ जाएगा। फिर वो पूछेगा 1 एटीएम की वैल्यू मिली बार में किसके इक्वल होती है, तो कहना 1013.25 मिली बार। एमसीक्यूज पूछा जाता है कि मिली बार यूनिट कौन यूज़ करते हैं, तो कहना मिली बार यूनिट यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं महकमा मौसमियात वालों को। महकमा मौसमियात वाले जो होते हैं वो एयर का प्रेशर मिली बार में चेक कर रहे होते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद वो पूछेगा 1 एटीएम की वैल्यू बार में किसके इक्वल होती है। बार में तो 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा। मिली बार वाली वैल्यू को 1000 पे डिवाइड करोगे तो वो बार में कन्वर्ट हो जाएगी। और याद रखो, अब वैल्यू 1000 पे डिवाइड करने पे आई है, पॉइंट 3 टाइम पीछे मूव करके गया 1.01325। ये जो पॉइंट के बाद 01325 लिखा हुआ है बहुत छोटी वैल्यू है, इसे अक्सर वो निगलेक्ट कर देता है डेसिमल के बाद वैल्यू। और 1 एटीएम अक्सर एमसीक्यूज में 1 बार के अप्रोक्सीमेट इक्वल लिखा हुआ आ रहा होता है। ओके, अच्छा। फिर वो 1 एटीएम की वैल्यू पूछता है पीएसआई में। 14.7 पीएसआई मतलब पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस, इसे बोलते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस। ये यूनिट इंजीनियरिंग वर्क में इस्तेमाल हो रहा होता है। अक्सर इंजीनियर जो होता है ना, किसी मशीन का प्रेशर बोल रहे हो तो वो बोल रहे होते हैं जी फलां मशीन 14 psi प्रेशर डाल रही है, 20 psi प्रेशर डाल रही है। तो ये इंजीनियरिंग वर्क में पूछा जाता है, ये यूनिट psi पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस। ओके, अच्छा जी। अब एक तो ये सारी आपको यूनिट याद होने चाहिए, ठीक है, भूलना मत, क्योंकि इनके आगे आर में भी यूनिट ज़रूरत पड़ेगी। आर मतलब आइडियल गैस कांस्टेंट में। उसके बाद इस पे इस तरीके से ना एमसीक्यूज बने हुए आ रहे होंगे कि वो कहेगा विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। और लेट से वो आपको लिख के दे देगा 2 बार इज इक्वल टू 2 एटीएम, ये इनकरेक्ट है। या फिर वो आपको लिख के दे देगा लेट से कि 2 बार इज इक्वल टू अच्छा 1520 मिलीमीटर मरकरी। या फिर वो आपको लेट से लिख के दे देगा कि 2 बार इज इक्वल टू 202.6 किलो पास्कल।
या फिर वो आपको लिख के दे देगा 2 बार इज इक्वल टू 30 psi, और वो कहेगा कौन सा इनकरेक्ट है। और से देखो 2 की है ना, इधर मैंने आपको 1 का रिलेशन तो पढ़ाया, तो इस 1 को वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब पहली बात जहन में याद रखना, अगर मैंने बोला कि ये सारी वैल्यूज 180 के इक्वल हैं, तो ये सारी वैल्यूज आपस में भी इक्वल हैं। आप बोल सकते हो 1 बार इज इक्वल टू 14.7 psi, 1 बार इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर मर्करी एंड सो ऑन। ये सारी आपस में भी इक्वल हैं, क्योंकि सारी 180 के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल होंगे। अब इधर 2 है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ जाहिर है उसने 2 से, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 बार इज इक्वल टू 2 ATM बनेगा। ऐसे है कि नहीं? अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 760 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा? 1520 मिलीमीटर मरकरी। फिर अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस किलो पास्कल वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 202.6 बन जाएगा किलो पास्कल। फिर अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14.7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 14.7 को 2 से मल्टीप्लाई करें ना, तो ये बन रहा होता है, 14.7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा होता है 29.4। ये कितना बन रहा होता है? 29.4। ठीक है, लेकिन उसने क्या लिखा हुआ है? 30 लिखा हुआ है, तो 30 एग्जैक्टली 30 के इक्वल नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये बनेगा 29.4, 30 नहीं बनेगा। तो इट मीन्स ये वाली वैल्यू इनकरेक्ट लिखी हुई है। वो बच्चे के जहन में यूं भी आ सकता है सर राउंड ऑफ ना कर दिया हो, तो इसलिए मैं थोड़ी चलो बड़ी वैल्यू करके लिख देता हूँ, 36 बना देता हूँ। तो 2 बार 36 बार के PSI के इक्वल तो नहीं हो सकता, किसके इक्वल हो सकता है? 2 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो सकता है? 29.4 हो सकता है, और इधर 36 है। तो ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ये इनकरेक्ट है। तो इस तरह याद रखना, वो रिलेशंस बनाएगा इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, या इन्हें 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, या इन्हें 10 पे डिवाइड कर देगा, और रिलेशंस वो कहेगा पहचानो करेक्ट इनकरेक्ट रिलेशंस कहाँ पे लिखे हुए हैं। तो फिर ये खेल खेलना आना चाहिए आपको, पहले तो ये सारे यूनिट्स याद हो, और फिर इन यूनिट्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आएगा, 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर, 10 पे डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आंसर, इस तरह फिर वो खेल खेलने MCQs में आने चाहिए। फिर ये लॉजिक्स चल रही होंगी, आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। ठीक है, बाकी यूनिट्स जरूर जरूर याद करना, भूल मत जाना। अच्छा, उसके बाद प्रेशर के बाद आपने करना है जी, प्रेशर के बाद आपने करना है जी, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल या जनरल या यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, तीनों लॉज मैंने आपको पढ़ाए हैं। वॉल्यूम इनवर्सली टू प्रेशर होता है, बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम डायरेक्टली टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वॉल्यूम डायरेक्टली टू मोल्स। ये तीनों लॉ पढ़े हैं ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। अगर इन तीनों लॉज को कर दें कंबाइन, लेफ्ट पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक ही दफ़ा आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल डालें, और टेम्परेचर और मोल तो डायरेक्टली के रिलेशन के साथ ऊपर लिखने पड़ेंगे, टेम्परेचर और मोल, लेकिन प्रेशर इनवर्सली के रिलेशन के साथ नीचे लिखना पड़ेगा। ये लें जी, कंबाइन कर दिया। ये कंबाइन करने के बाद भी वही सेंस बन गया, वॉल्यूम डायरेक्टली टू मोल, वॉल्यूम डायरेक्टली टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इनवर्सली टू प्रेशर। अब जब आप डायरेक्टली हटाओगे इक्वल और कांस्टेंट आएगा। अच्छा, कांस्टेंट आता है R, आइडियल गैस कांस्टेंट। P डिवाइड और इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, और N और T है, ये लें जी N और T लिख दिया। ये लें जी आइडियल गैस इक्वेशन बन गई। ठीक है, अच्छा जी, इस आइडियल गैस इक्वेशन को आपको 1 मोल के लिए पूछा जा सकता है, तो 1 मोल के लिए बबल फिल कर देना, Vp इज इक्वल टू RT। ठीक है, N की वैल्यू 1 पुट हो जाएगी 1 मोल के लिए। फिर आप वेरिएबल एक साइड पे कर दो, वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर मल्टीप्लाई और इधर लाके डिवाइड कर दो, तो ये लो जी R इज इक्वल टू आ जाएगा Vp ओवर T के। फिर इनिशियल और फाइनल कंडीशन V1 P1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 P2 ओवर T2। अब MCQs की ना स्टेटमेंट पे बड़ी नज़र रखनी पड़ती है, सुनो मेरी बात गौर से। अगर वो किसी इस इक्वेशन में ज़रा देखो कितनी चीज़ों का जिक्र चल रहा है, V1 P1 T1 V2 P2 T2, 6 चीज़ों का जिक्र चल रहा है, 6 पैरामीटर्स का। किसी MCQs में अगर इनमें से कोई 5 दिए हों, छठा फाइंड करना हो। किसी MCQs में इनिशियल वॉल्यूम भी दिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम भी, इनिशियल प्रेशर भी, फाइनल प्रेशर भी, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना हो, तो ये इक्वेशन यूज़ करोगे। मतलब कहीं पे ऐसा MCQs आपके सामने आ रहा है, ऐसा MCQs आप फेस कर रहे हो जिसमें आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम की 2 डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, प्रेशर की 2 डिफरेंट वैल्यू दी हुई हैं, और एक टेम्परेचर की वैल्यू और फाइनल टेम्परेचर फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो ये इक्वेशन यूज। जरूरी नहीं टेम्परेचर ही हो, इन
6 में से कोई भी 5 दे देगा और छठा फाइंड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, ओके। लेकिन ये बात पीछे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में भी याद रखना, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के भी मैथमेटिकली एमसीक्यूज बन रहे होते हैं। ठीक है, उधर इक्वेशंस पे अगर आप गौर करो ना, उन इक्वेशंस पे, तो इधर देखो कितने वेरिएबल पेरीमीटर्स हैं, 1 2 3 4। अगर वो किसी एमसीक्यूज की स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ टेम्परेचर 0 था, बाद में भी 0 है, मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट रह रहा है, टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा। और टेम्परेचर अगर वो कांस्टेंट बोल रहा है तो फौरन समझ जाना बॉयल्स लॉ का जिक्र चल रहा है। और फिर वो इन चारों में से कोई सी 3 वैल्यूज दे देगा, V1 P1 V2, और कहेगा P2 निकाल दो। या फिर वो आपको कहेगा P2 V2 और P1 दिया हुआ है V1 निकाल दो, तो इन चार में से कोई 3 देगा, चौथा पूछ लेगा। ऐसे ही मैथमेटिकल छोटे मोटे सिंपल सिंपल एमसीक्यूज चार्ल्स लॉ में भी हो सकते हैं। वो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट में बोल दे प्रेशर, या तो खुद बोल दे कांस्टेंट है। अगर वो प्रेशर कांस्टेंट खुद नहीं बोल रहा तो वो यूं लिख देगा प्रेशर की वैल्यू 2 atm है और बाद में भी 2 atm है, तो खुद ही समझ जाना पहले 2 atm था बाद में भी 2 atm है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट रह रहा है। तो उसके बोलने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट था, आप खुद ही समझ जाना प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ होगा। और वो दो वॉल्यूम की वैल्यू और एक टेम्परेचर की वैल्यू देके अगली टेम्परेचर की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज इस तरह ना डील करने आने चाहिए, याद रखना। और एक बड़ा कॉमन एमसीक्यूज है, याद रखना, किसी गैस पे जितना टेम्परेचर करें इंक्रीज, ठीक है, और एट द सेम टाइम्स उतना प्रेशर भी इंक्रीज करें, तो टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाया 2 टाइम्स और एट द सेम प्रेशर भी 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो वो जो टेम्परेचर ने वॉल्यूम पे इफेक्ट डालना था और प्रेशर पे फिर जो वॉल्यूम इफेक्ट डालेगा वो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इस तरह के भी एमसीक्यूज आपको फेस करने को मिल रहे होंगे। ये देखो ना, टेम्परेचर बढ़ाया 2 टाइम्स, तो बच्चे कहेंगे सर वॉल्यूम भी तो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। लेकिन फिर वो कहेगा प्रेशर भी बढ़ाया 2 टाइम्स, तो वो 2 टाइम्स बढ़ा हुआ वॉल्यूम 2 टाइम्स कम भी तो हो जाएगा। टेम्परेचर 2 टाइम्स बढ़ाया, वॉल्यूम 2 टाइम्स बढ़ गया। लेकिन जब फिर प्रेशर 2 टाइम्स बढ़ाया तो बॉयल्स लॉ की वजह से वॉल्यूम 2 टाइम्स कम भी हो गया। तो इस वॉल्यूम का इफेक्ट जो है, ये डाउनवर्ड एरो या अपवर्ड एरो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और वॉल्यूम रिमेन सेम या वॉल्यूम रिमेन अनचेंज्ड और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इस तरह के एमसीक्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे। ओके, अच्छा जी। अब आइडियल गैस इक्वेशन पे इतना एमसीक्यूज नहीं होता जितना एमसीक्यूज इसके होता है जी आइडियल गैस कांस्टेंट पे, जितना एमसीक्यूज बनता है आइडियल गैस कांस्टेंट आर। आर का फार्मूला मैं इधर से बना के लिखूँ ना, एन टी मल्टीप्लाई और इधर ला के डिवाइड कर दो, तो आर का फार्मूला बनता है वीपी ओवर एन टी, वीपी ओवर एन टी। अब आर की अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको 4 वैल्यूज चाहिए, वॉल्यूम प्रेशर मोल टेम्परेचर, 4 वैल्यूज चाहिए। अब ये 4 वैल्यूज सोच के देखो, मैंने किसी चैप्टर में आपको पढ़ाई हूँ, मैंने पढ़ाई हैं ये चारों वैल्यूज। मोलर वॉल्यूम का मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, मोलर वॉल्यूम का। उसमें मैंने आपको कहा था किसी आइडियल गैस का 1 मोल लो, तो वो 1 मोल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होता है 22.414 dm³ एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना पढ़ाया था 273 केल्विन। एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना पढ़ाया था 1 atm। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए जो आपको ये जो चारों वैल्यूज चाहिए होती हैं, चारों वैल्यूज आपको इस डेफिनेशन से मिलती हैं, जो कि डेफिनेशन होती है मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन, वहां से आपको ये चारों वैल्यूज मिल जाती हैं। तो फिर पुट करो ये चारों वैल्यूज, पुट करो ये चारों वैल्यूज। आप लिखो जी वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम की वैल्यू होगी 22.414 dm³। उसके बाद प्रेशर की वैल्यू क्या होगी 1 atm। उसके बाद मोल क्या होगा 1 मोल, और टेम्परेचर क्या होगा 273 केल्विन। ये मैंने सारी वैल्यूज इसलिए लिख के दी हैं, यूनिट्स को हैंडल करना है आपको। अव्वल तो याद रखो, इनको मल्टीप्लाई जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.0821। ठीक है, अब एमसीक्यूज में यूनिट्स का खेल खेलना आना चाहिए। एटीएम, dm³, मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर मोल,
और पर केल्विन। अब एक बात मेरी जहन में घुसा लो और याद रखना, ये जो पर में लिखे होते हैं ना, पर मोल और पर केल्विन, ये यूनिट कभी नहीं चेंज होंगे आगे। ये यूनिट अगर चेंज नहीं होंगे तो इनकी वजह से आर की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है आर की वैल्यू मोल और टेम्परेचर के यूनिट पे डिपेंड नहीं करेगी। मोल और टेम्परेचर का यूनिट हम कहीं पे भी नहीं चेंज करेंगे, पर वाला यूनिट कहीं पे भी नहीं चेंज करते। अगर मोल और टेम्परेचर का यूनिट नहीं चेंज करेंगे तो इनकी वजह से आर का यूनिट भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है आर की वैल्यू मोल और टेम्परेचर के यूनिट पे डिपेंड नहीं करेगी। फिर डिपेंड किस पे करेगी? फिर डिपेंड किस पे करेगी? सारी डिपेंडेंस चलेगी, सारी डिपेंडेंस प्रेशर के यूनिट पे चलेगी। ये एमसीक्यूज भी आता है, आर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर के यूनिट पे और वॉल्यूम के यूनिट पे। आर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। एमसीक्यूज मत भूलना, ये आता है। अब सुनो, अब वो एमसीक्यूज पूछेगा बताओ आर की वैल्यू एटीएम डीएम क्यूब में क्या होती है, ये बता देना। फिर वो पूछेगा आर की वैल्यू बताओ एटीएम सीएम क्यूब में क्या होती है। तो डीएम क्यूब से सीएम क्यूब में जाओगे थे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.123 टाइम्स आगे मूव कर जाएगा, 82.1 वैल्यू बन जाएगी। फिर वो आर की वैल्यू आपसे पूछेगा मिलीमीटर मरकरी डीएम क्यूब में। डीएम क्यूब इधर भी है, डीएम क्यूब इधर भी है। एटीएम को ला रहे हैं मिलीमीटर मरकरी में। एटीएम को जब मिलीमीटर मरकरी में लाते हैं 760 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी प्रेशर का यूनिट पढ़ाया था। एटीएम को जब मिलीमीटर मरकरी में लाते हैं 760 से इसको मल्टीप्लाई, इसको 760 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 62.4। एमसीक्यूज आयो, आर की वैल्यू मिलीमीटर मरकरी डीएम क्यूब में बताओ, तो इस पे बबल फिल करना। फिर वो आर की वैल्यू अगर आपसे पूछे मिलीमीटर मरकरी सीएम क्यूब में बताओ, डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में लेके जाना, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 62,400। फिर वो आपसे कहेगा आर की वैल्यू बताओ टॉर डीएम क्यूब में, टॉर डीएम क्यूब। तो याद रखो 1 मिलीमीटर मरकरी 1 टॉर के इक्वल होता है, 1 मिलीमीटर मरकरी 1 टॉर के। तो आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 62.4 ऐसा सच लिख दोगे क्योंकि 1 मिलीमीटर मरकरी 1 टॉर होता है। फिर वो पूछेगा आर की वैल्यू बताओ टॉर सीएम क्यूब में, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो डीएम क्यूब से। जब भी सीएम क्यूब में जाओ ना, बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो ये देखो आर की वैल्यू एटीएम डीएम क्यूब, एटीएम सीएम क्यूब, मिलीमीटर मरकरी डीएम क्यूब, मिलीमीटर मरकरी सीएम क्यूब, टॉर डीएम क्यूब, टॉर सीएम क्यूब। ये आर की सारी वैल्यूज पूछी हुई होंगी, ठीक है। या फिर वो करेक्ट इनकरेक्ट वाला एमसीक्यूज, फेमस एमसीक्यूज है, विच इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ आर, विच इज द इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ आर। तो करेक्ट मैंने सारी बता दी है, इनकरेक्ट फिर हैंडल कर लेना, कहीं इनकरेक्ट आ जाए तो देख लेना ना, फिर करेक्ट तो बता दी। और ये नॉन एसआई वैल्यूज हैं, ये नॉन एसआई यूनिट्स में मैंने आपको वैल्यू निकाल के दी, ठीक है, नॉन एसआई। ओके, अच्छा जी। फिर अगर वो पूछे एसआई का चक्कर वो लिया, सिस्टम इंटरनेशनल, तो सुनो सुनो, वॉल्यूम का एसआई यूनिट जो होता है डीएम क्यूब नहीं मीटर क्यूब होता है। डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में लेके जाओ, इसे 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, 0.02214 मीटर क्यूब बनेगा, 1000 पे डिवाइड किया। आर की वैल्यू अभी मैंने, सॉरी, प्रेशर के एसआई वैल्यू अभी पीछे पढ़ाई है, 1 एटीएम इक्वल टू अभी पढ़ाया 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, अभी पढ़ा के हटूं प्रेशर के यूनिट। हाँ, मोल का ऐसा यूनिट मोल ही होता है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन ही होता है, ठीक है। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, इधर आर का आंसर आएगा 8.3143, ये वाला न्यूटन आएगा। अच्छा, ये मीटर की पावर 3 है, ये मीटर की पावर -2 है, तो मीटर आ जाएगा। मोल ऊपर लेके जाओगे तो पर मोल आ जाएगा, और केल्विन ऊपर लेके जाओगे तो पर केल्विन आ जाएगा। आप गौर से देखोगे तो मैं इतनी डेरिवेशन में कहीं पे भी टेम्परेचर और मोल का यूनिट कहीं नहीं चेंज होगा, पूरी डेरिवेशन में देखो। अच्छा जी, आप सुनो, ये आर की ऐसे ही वैल्यू आ गई, ठीक है, ऐसे ही वैल्यू। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, वो आपसे कहेगा जी आर की वैल्यू बताओ जॉल में, तो आपको पता है 1 न्यूटन मीटर 1 जॉल के इक्वल होता है, तो सिंपली जॉल उठा के लिख दिया। फिर वो आपसे कहेगा आर की वैल्यू बताओ, आर की वैल्यू बताओ अर्ज, तो अर्ज में लेके जाना और 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 जॉल जो होता है, 1 जॉल 10 की पावर 7 अर्ज के इक्वल होता है, 1 जॉल 10 की पावर 7 अर्ज के इक्वल होता है। ओके, तो 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर अगर वो कहे आर की वैल्यू कैलोरी में बताओ, तो फिर याद रखो
1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 जॉल, नहीं 4.18 जॉल के इक्वल होता है। 1 कैलोरी इतने जॉल के, कैलोरी बड़ा यूनिट है एनर्जी का, जॉल छोटा यूनिट है। तो जॉल से कैलोरी में आ रहे मतलब छोटे से बड़े यूनिट में, तो इस 4.18 को आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो जब आप जॉल से कैलोरी में आते हैं ना, ये जॉल वाली वैल्यू वैल्यू जो होती है ना, इसे 4.18 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे आंसर आता है 1.989 कैलोरी, जिसे अप्रोक्सीमेट करके एमसीक्यूज में 2 कैलोरी भी लिखा हुआ होता है। इस 1.989 को अप्रोक्सीमेट करके 2 कैलोरी भी लिखा हुआ होता है एमसीक्यूज में। ठीक है, तो ये आपने ख्याल करना है, ये बात भूल नहीं जाना। ओके, तो ये सारी आर की वैल्यूज आपको होनी चाहिए याद, कोई वैल्यू आर की आपने भूलनी नहीं है। एमसीक्यूज में ये सारी आर की वैल्यूज याद रखिएगा, आपको ये फेस करनी पड़ेंगी। और फिर इधर ही एमसीक्यूज बता दूं, शायद मैंने ये पहले भी कहीं बताया हो, याद रखना कि जो एनर्जी का यूनिट कैलोरी होता है, ये सबसे बड़ा यूनिट होता है। कैलोरी बड़ा होता है जॉल से, और 1 जॉल बड़ा होता है 1 अर्ज से, और 1 अर्ज बड़ा होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, तो ये एनर्जी के यूनिट में ये एमसीक्यूज आ रहा होता है, कौन सा ये इनमें से एनर्जी का यूनिट बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा कैलोरी है। 1 कैलोरी 1 जॉल से बड़ा है, 1 जॉल 1 अर्ज से, और 1 अर्ज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है। ये एमसीक्यूज में यूनिट का चक्कर पूछा जाएगा, कौन सा बड़ा यूनिट कौन सा छोटा। ओके हो गया, तो ये भूल मत जाना फिर। अच्छा, उसके अलावा अब तो ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब एक और चीज, फिजिकल मीनिंग ऑफ आर। ये आर के जो मैंने यूनिट निकाले, इनका मतलब क्या है भाई, इनका मतलब क्या है, तो सुनो मतलब क्या है। अगर आपके पास ये पर का मतलब होता है 1, आपके पास 1 मोल आइडियल गैस है, उसका आपने 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, तो लैब में उसे 2 कैलोरी एनर्जी दो तो उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये है फिजिकल मीनिंग ऑफ आर, आर की वैल्यू का प्रैक्टिकल मतलब। लैब में करना क्या है इन आर की वैल्यूज का, याद रहेगा ना। 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो 2 कैलोरी एनर्जी। ये बात हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह। मसलन 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब एनर्जी दोगे, और एटीएम डीएम क्यूब एनर्जी का यूनिट होगा, अभी बॉयल्स लॉ में पढ़ा है, एटीएम डीएम क्यूब जॉल के इक्वल होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। याद रखना, इस एटीएम डीएम क्यूब को हटा के इधर जॉल भी लिख सकते हैं। एटीएम डीएम क्यूब अभी मैंने पढ़ा है बॉयल्स लॉ में, जॉल के भी इक्वल होता है, तो ये 0.0821 जॉल भी बन सकता है। ओके, इस तरह के एमसीक्यूज फिर आपको फेस करने पड़ेंगे। सुनो, एमसीक्यूज इस तरह के फेस करने पड़ेंगे कि इफ टेम्परेचर ऑफ 2 moles of gas is increased by 1 Kelvin, then energy required is, and the options are, let's say energy required at 2 calorie, energy required at 4 calorie, energy required at 6 calorie, एनर्जी रिक्वायर्ड है 8 कैलोरी। इधर गौर से देखो, 1 मोल का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना था, 2 कैलोरी एनर्जी देनी थी। अब अगर 1 मोल का 1 केल्विन बढ़ाना था 2 कैलोरी, तो अगर मोल डबल कर दो 2 मोल, तो एनर्जी डबल नहीं देनी पड़ेगी, ऐसे है ना। तो फिर क्या 2 कैलोरी देनी पड़ेगी, नहीं बच्चे कहेंगे 2 कैलोरी नहीं, सिर्फ 4 कैलोरी देनी पड़ेगी आपके पास, क्योंकि मोल आपने बढ़ाए हैं। तो 2 मोल का अगर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना हो 4 कैलोरी। ओके, 3 मोल का बढ़ाना होता 1 केल्विन तो 6 कैलोरी, 4 मोल का 1 केल्विन बढ़ाना होता तो 8 कैलोरी। ठीक है, यूं फिर ये एमसीक्यूज हैंडल करने आने चाहिए इन यूनिट्स पे, जरूरी नहीं वो मोल लिखे। बताओ 2 मोल में कितने मालिक्यूल्स मैंने पढ़ाए थे, अगर याद हो आप लोगों को, 2 मोल्स में मैंने कितने, 1 मोल में कितने होते हैं मालिक्यूल, 6.02 10⁻23। तो 2 मोल में कितने होंगे, 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻23। 2 मोल में इतने मालिक्यूल होंगे ना, एवोगैड्रो का डबल। तो एमसीक्यूज यूं भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ 12.04 10⁻23 मालिक्यूल ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय 1 केल्विन। फिर समझ जाना कि इतने अगर मालिक्यूल्स उसने लिखे हैं कि तो ये एवोगैड्रो का डबल है। एवोगैड्रो का डबल का मतलब है मोल 2 मिलियन, 2 मोल के ये मालिक्यूल होता है, तब भी आंसर यही बनेगा 4 कैलोरी।
उसने कंफ्यूज करना है ना, उसने तो हेरा फेरी एमसीक्यूज में करनी है, आपको कंफ्यूज करना है। वो बच्चे बच्चे अक्सर मेरे पर लेके आ जाते हैं, सर एमसीक्यूज बड़ा कंफ्यूजिंग है। वो तो कंफ्यूजिंग बनाना तो उसका काम था ना एग्जामिनर का, इसी बात को तो उसने पैसे लिए, अब अपना काम भी ना करे वो। तो आपका काम है सही तरह चीज़ों को पिक करना, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचना, देखना और उनको हैंडल करना, ये आपका काम है, जाहिर है आप सीखो। अच्छा जी, ये तो सर था जी, आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे आपने हैंडल करना है। क्या टाइम हो रहा है, लाइट ना चली जाए, 10:36 है। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन होगी। अच्छा, उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। सिग्निफिकेंस भी लिखा हो सकता है एमसीक्यूज में, इम्पोर्टेंस भी लिखा हो सकता है आइडियल गैस इक्वेशन की। सिग्निफिकेंस का मतलब इम्पोर्टेंस ही होता है वैसे। तो लेट से आइडियल गैस इक्वेशन के जरिए देखो क्या क्या काम करते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना, एन का मतलब होता है मोल्स, मोल्स को आप लिख सकते हो मैस ओवर मोलर मैस। और अब सुनो, कौन कौन से रिलेशन आपको इसमें पता होने चाहिए। एक तो इस आइडियल गैस इक्वेशन से गैसेस का मैस निकालते हैं, मैस का फार्मूला बनाओ। मोलर मैस डिवाइड हो रहा है, इधर ला के मल्टीप्लाई कर दो, और आर टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के डिवाइड कर दो। तो मैंने मैस को तो इधर ही रहने दिया, मोलर मैस को उधर जाके मल्टीप्लाई, आर को इधर ला के डिवाइड, ये गैस के मैस का फार्मूला हो गया। एमसीक्यूज में फार्मूला लिखा हुआ है तो समझ आना करेक्ट है, ठीक है। फिर गैस गैस के मोलर मैस का फार्मूला बनाना है, कैपिटल एम डिवाइड हो रहा है, इधर ला के मल्टीप्लाई कर दो, और पी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के डिवाइड कर दो। ये लो, मोलर मैस का फार्मूला बन गया, रीअरेंज मैंने ऐसे किया। तो ये मोलर मैस का फार्मूला किसी एमसीक्यूज में ऑप्शन में लिखो, कहना करेक्ट है। करेक्ट इनकरेक्ट वाले एमसीक्यूज बड़े छेड़छाड़ वो करता रहेगा, तो वो नजर रखना। फिर डेंसिटी, डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी अगर निकालनी हो, डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को इधर लाके कर दो डिवाइड, वॉल्यूम को इधर लाके कर दो डिवाइड, मैस के नीचे वॉल्यूम डिवाइड। मोलर मैस डिवाइड हो रहा है, इधर लाके पी से मल्टीप्लाई कर दो, और आर टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड कर दो। तो सुनो फिर क्या किया, आर टी इधर लाके डिवाइड किया, मोलर मैस उधर जाके मल्टीप्लाई, और वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर लाके डिवाइड। तो मैस ओवर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, मैस ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी। तो फिर ये डेंसिटी का फार्मूला भी याद रखना, पी एम ओवर आर टी। अच्छा, इस पे बड़े एमसीक्यूज बनते हैं, ये है आइडियल गैस की डेंसिटी का फार्मूला, आइडियल गैस की। इस पे याद रखना, एमसीक्यूज यूं यूं बने हुए आ रहे होंगे, तो सोच के देखो, आर तो कांस्टेंट है, अगर मैं कांस्टेंट और इक्वल हटाऊं तो सिंबल क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का। सिंबल आ गया प्रोपोर्शनैलिटी का। अब जो ऊपर वाली चीजें होंगी वो कहेंगे जी ये प्रोपोर्शनैलिटी को डायरेक्टली बोलो, नीचे वाली चीज कहेगी नहीं जी प्रोपोर्शनैलिटी को इनवर्सली बोलो। तो फिर पता हमें ये लगा कि डेंसिटी जो होती है, एमसीक्यूज में याद रखना, ये बने हुए आएंगे, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। गैस पे प्रेशर बढ़ाओ, डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है मोलर मास के, ठीक है, डायरेक्टली किसके होती है, मोलर मास के। और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके चल रही है, टेम्परेचर के। ओके, ये तीन रिलेशन एमसीक्यूज में लिखे हुए आए हैं, तो पहचान जाना कि सर ने ये तीनों रिलेशन इधर से बना के दिए थे। फिर इस पे यूं भी एमसीक्यूज बना हुआ आ रहा होगा कि विच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक 25 रूम टेम्परेचर पे। एंड लेट से ऑप्शन लिखा हुआ आ गया, हीलियम ऑप्शन लिखा हुआ है, उसके अलावा क्लोरीन ऑप्शन लिखा हुआ है, एंड ऑक्सीजन गैस ऑप्शन में लिखा हुआ है, या मीथेन गैस लिखा हुआ है। तो उसने पूछा बताओ डेंसिटी ज़्यादा किसकी होगी, तो आप कहोगे सर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा इन गैसेस में से उनका उनकी उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। हीलियम का मोलर मास कितना होता है, 4 ग्राम, रफ वर्क में खुद ही सोच लेना। ऑक्सीजन का कितना मोलर मास होता है, ऑक्सीजन गैस है 32 ग्राम। मीथेन गैस का कितना होता है, 16 ग्राम। क्लोरीन गैस का कितना होता है, 71 ग्राम। तो जिस गैस का मोलर मास सबसे ज़्यादा हो, कहना उसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। कर लोगे ना, इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। और सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, हीलियम की होगी। एमसीक्यूज मैक्सिमम का बन रहा होता है, मिनिमम का या ऑर्डर पूछ सकता है।
ऑर्डर में सबसे ज़्यादा डेंसिटी क्लोरीन की, क्लोरीन के बाद होगी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के बाद मीथेन की, और मीथेन के बाद हीलियम की डेंसिटी होगी। वो ऑर्डर वाला एमसीक्यूज आ जाए तब भी हैंडल कर लेना इसी तरीके से। ओके, तो ये सारी चीज़ें ना आपने करनी है, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनना, यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन की कहानी तो गई खत्म। फिर एक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। वो चार्ल्स लॉ वाले भाई जो थे ना, वो ये तो कह गए थे टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ता है, उन्होंने ये नहीं बताया कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना बढ़ता है। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन पेश की गई चार्ल्स लॉ की। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बताती थी कि कितना टेम्परेचर बढ़ाओ तो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा। तो सबसे पहले सुनो, एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज बाय टी सेल्सियस। अगर टेम्परेचर टी सेल्सियस बढ़ाया तो वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सुनो सुनो, अब बात समझना। चार्ल्स लॉ मैंने पढ़ाया था कि अगर टेम्परेचर करो इंक्रीज तो वॉल्यूम भी होता है इंक्रीज, यही पढ़ा था ना, टेम्परेचर इंक्रीज करो वॉल्यूम इंक्रीज। ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन समझाना चाह रही है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया टी डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर बढ़ाया, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? जो गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, ओरिजिनल वॉल्यूम बोलते हैं 0 सेल्सियस वाले वॉल्यूम को, उसे रिप्रेजेंट करते हैं वी नॉट से। ओरिजिनल वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी नॉट से। तो टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ेगा, ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 टाइम बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जो ओरिजिनल गैस का वॉल्यूम होगा उस ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/273 टाइम्स बढ़ेगा। ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कहती थी। और सुनो, इसे यूं लिखते थे मैथमेटिकली, टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं? टी, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है 1/273 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं टी, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स। ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बात बोलती थी। थोड़ी और भी इसकी सेंस समझ आएगी, जैसे जैसे मैं आगे बताऊंगा थोड़ी और सेंस भी समझ आएगी। तो यहाँ तक याद रखना, मैंने बता दिया ये जो ऊपर डेफिनेशन थी, मैंने इसकी छोटी सी मैथमेटिकल फॉर्म बना दी ऊपर डेफिनेशन की छोटी सी। टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 टाइम बढ़ा। लेकिन याद रखो, ये वाली वैल्यू सिर्फ बढ़ाए बताएगी कि वॉल्यूम कितना बढ़ा। बढ़ने के बाद अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया वो कैसे पता लगेगा? बढ़ने के बाद टोटल कितना हो गया? तो ये जो वॉल्यूम बढ़ा है ना, इस वॉल्यूम को वो जो ओरिजिनल वॉल्यूम गैस का पहले से था ना उसमें प्लस कर दो। ये जो वॉल्यूम बढ़ा है ना, इस बड़े हुए वॉल्यूम को जो गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम था ना, शुरू वाला इनिशियल वाला, उसमें प्लस कर दो। तो आपको पता लगेगा गैस का न्यू टेम्परेचर पे टोटल वॉल्यूम कितना हो गया। और ये बनी एक मैथमेटिकल फॉर्म इस ऊपर वाली डेफिनेशन की। ये मैथमेटिकल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूज करनी पड़ेगी। इसमें वी नॉट का मतलब है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। वी नॉट इधर भी है, वी नॉट इधर भी है, मैं बार कॉमन ले लूँ, वी नॉट कॉमन। बताओ, इधर से वी नॉट निकालूं तो क्या बचेगा? 1। इधर से वी नॉट बाहर निकाल दो तो ऊपर बचेगा टी और नीचे बचेगा 273। अब इन दोनों मैथमेटिकल फॉर्म पे याद रखना, ये दोनों सेम ही हैं, बस रीअरेंज किए हुए हैं। और ये दोनों इस इक्वेशन से निकाली गई हैं, ये डेफिनेशन से, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। और अगर टेम्परेचर आपने किया डिक्रीज तो वॉल्यूम भी होगा डिक्रीज। और कितना डिक्रीज होगा? ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 टाइम डिक्रीज होगा। ठीक है, सेंस हो ही रहेगी। अच्छा, अब सुनो, बात गौर से सुनना, अब मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझना सुनना। एमसीक्यूज अगर आए, एमसीक्यूज अगर आए कि एट 0 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ गैस इज 546 cm cube, then
what will be volume of gas at -273 डिग्री सेल्सियस। तो सुनो मेरी बात गौर से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बताओ नया टेम्परेचर उसने कितना बनाया बताया, -273 बताया ना। तो नया टेम्परेचर की वैल्यू इधर लिखो। अब टेम्परेचर उसने बोला है जी -273 डिग्री सेल्सियस, इस टी की जगह लिख दिया। फिर V0 का मतलब था 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम। बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पे उसने वॉल्यूम कितना बोला हुआ है, 546। 546 ये V0 का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम, वो ये लिखा हुआ है 546। फिर डाला मैंने प्लस, फिर टेम्परेचर की वैल्यू उसने दी थी -273, ये लिख दिया मैंने -273, और नीचे भी 273 है। आमतौर पे केमिस्ट्री में स्मॉल टी सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और कैपिटल टी केल्विन को, आमतौर पे। हालांकि फिक्स रूल नहीं है, आमतौर पे स्मॉल टी सेल्सियस को और कैपिटल टी केल्विन को। अच्छा ये देखो 273 से ये 273 जब कैंसिल हो गया इधर -1 बच जाएगा, ये वाला माइनस। फिर ये वाला -1 इस +1 को कैंसिल करेगा, क्या बचेगा 0। वो 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बताओ 0 जब 546 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 0, ऐसे है। तो भाई ज़हीन बंदो, ये वो मैथमेटिकल फार्मूला था जिससे केल्विन ने बोला था कि -273 पे गैस का वॉल्यूम हाइपोथेटिकली 0 हो जाता है, गैस का वॉल्यूम हाइपोथेटिकली 0। अब तो उसने बोला कि आइंदा आइंदा से आइंदा से क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम का आंसर मैथमेटिकली कैलकुलेटिकली क्या निकल के आ रहा है 0। प्रैक्टिकली नहीं परफॉर्म किया था उसने, मैथमेटिकली इधर निकाल के दिया, -273 पे गैस का वॉल्यूम क्या आ गया 0 आ गया। तो उसने कहा जी आइंदा हम -273 को 0 केल्विन बोला करेंगे क्योंकि इस पे गैस का वॉल्यूम 0 आ गया मैथमेटिकली। तो उसने कहा 0 केल्विन बोला करेंगे। मैथमेटिकली सोच के देखो -273 में मैं क्या प्लस करूं, बाकी आंसर 0 केल्विन आ गया। -273 में क्या प्लस करूं, +273। बच्चे कहेंगे +273 करें, तो इसलिए फिर उसने कहा कि आइंदा जो सेल्सियस वाला टेम्परेचर हुआ करेगा उसमें 273 प्लस किया करेंगे तो वो केल्विन वाले टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाया करेगा। सेल्सियस वाले में 273 प्लस किया करेंगे वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाया करेगा, इसलिए फिर उसने ये फार्मूला बना के दिया था। एक तो ये फार्मूला आपको याद रहे, ओके। और फिर आपको याद रहे कि फ़ारेनहाइट वाला जो होता है उसमें 32 करो माइनस, 5 से करो मल्टीप्लाई, 9 पे करो डिवाइड, तो वो कन्वर्ट हो जाता है सेल्सियस वाले में। फ़ारेनहाइट स्केल में 32 माइनस करो, ये भी फार्मूला है, ये भी आपके जहन में रहना चाहिए। 32 माइनस 5 से मल्टीप्लाई 9 पे डिवाइड, तो वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। ये मिक्स मत कर देना, अल्फ़ाबेट में पहले सी आता है बाद में, मैथ मैथ में डिजिट में पहले 5 आता है बाद में 9। तो इस ऊपर नीचे मत कर देना, 9 को ऊपर कर देना और एफ को पहले मत लिख देना, ख्याल करना, तरतीब का ख्याल करना। और इसे रीअरेंज अगर आप करो, 9 डिवाइड हो रहा है इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, 9 डिवाइड हो रहा था चल मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लाके डिवाइड कर दो, -32 इधर लाके प्लस का 32 कर दो, तो ये लो जी कन्वर्ट हो गया, ये लो जी फ़ारेनहाइट का बन गया। ओके हो गया। ये आपको फार्मूलाज याद रहने चाहिए। और अब मेरे भाई गौर से बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सुनना और देखना कि ये एमसीक्यूज लाजमी आए हुए होंगे और आपको फेस करने पड़ेंगे ये एमसीक्यूज। तो फिर वो एमसीक्यूज आप गौर से सुनना, सुनो 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 सुनो। तो जी लोएस्ट टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस हाइपोथेटिकली बिकम 0 इज कॉल्ड 0 एब्सोल्यूट 0। अब वो 0 केल्विन की वैल्यू पूछे सेल्सियस में, तो एग्जैक्ट वैल्यू कहना -273.15 डिग्री सेल्सियस। कुछ केमिस्ट्री की बुक में 0.15 की बजाय 0.16 भी लिखा हुआ है, तो वो भी ठीक है, अगर कहीं एमसीक्यूज में आ जाए तो कोई मसला नहीं। 0.15 की जगह 0.16 लिखा हो कोई मसला नहीं। फिर वो फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू पूछे 0 केल्विन की, तो कहना -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट पे डिग्री इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों स्केल नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी। केल्विन पे कभी डिग्री नहीं डालते क्योंकि केल्विन कभी नेगेटिव स्केल में नहीं जाता, ये पॉजिटिव स्केल ही होता है हमेशा। केल्विन का स्केल कभी नेगेटिव में नहीं गया, पॉजिटिव होता है, इसलिए इस पे कभी डिग्री नहीं यूज होता। एमसीक्यूज में इसके बारे में लिखा हो सकता है एब्सोल्यूट 0 के बारे में कि लोएस्ट टेम्परेचर है, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, अनअटेनेबल टेम्परेचर है।
और याद रखो अनअटेनेबल से मुराद क्या है? भाई ये गैस को गैस की फिजिकल स्टेट में रखते हुए अटेन नहीं किया जा सकता टेम्परेचर, ठीक है। अगर आपने -273 किया ना, तो -273 पे पहुंचने से पहले ही गैस अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर जाएगी, लिक्विड और सॉलिड में चली जाएगी, और टॉपिक गैस वाले चैप्टर से निकल के टॉपिक चला जाएगा लिक्विड और सॉलिड वाले चैप्टर में, तो वो गैस का टॉपिक रहेगा ही नहीं। तो गैस को गैस की फिजिकल स्टेट में रखते हुए ही इस टेम्परेचर -273 को अटेन करना इम्पॉसिबल है। उम्मीद है बात याद रहेगी। ये बात इधर लिखी भी थी, बिफोर रीचिंग टू एब्सोल्यूट जीरो अ गैस विल चेंज इनटू लिक्विड एंड देन इनटू सॉलिड। ये पंजाब की केमिस्ट्री में एक लाइन आई थी कि टेम्परेचर कितना अटेन हुआ है केल्विन में, 10⁻⁵ केल्विन, जिसे बोलते हैं 0.0001 केल्विन, और ये जो वैल्यू होती है याद रखना ये ग्रेटर देन जीरो वैल्यू होती है। ओके, पावर में अगर माइनस हो ना, पावर में माइनस, तो उसे लेस देन जीरो वैल्यू नहीं बोलते, पावर में माइनस हो, लेस देन जीरो नहीं है, ग्रेटर देन जीरो। कॉफिशिएंट में इधर शुरू में माइनस होता तब बोलते लेस देन जीरो। ये स्टिल वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, 10⁻⁵ स्टिल ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि केल्विन स्केल नेगेटिव में तो जाता ही नहीं है ना, कभी जीरो से छोटा होगा ही नहीं कभी। एमसीक्यूज याद रखना, अगर एब्सोल्यूट जीरो इन एनी केस अटेन हो जाए, लेट्स से हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो। गैस के मॉलिक्यूल की मोशन सीज हो जाएगी, रुक जाएगी, जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी भी मिनिमम या जीरो, एमसीक्यूज में मिनिमम या जीरो का लफ्ज यूज होगा अगर हाइपोथेटिकली। अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो जाहिर है काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी या मिनिमम हो जाएगी। अब गैस के मॉलिक्यूल की मोशन ही रुक गई है तो जाहिर है वो डिफ्यूजन भी शो नहीं करेंगे, डिफ्यूजन भी शो नहीं करेंगे, डिफ्यूजन डिफ्यूजन नहीं होगी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की रैंडमनेस भी बहुत कम, मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहे, स्टिल हो गए, ठहर गए, स्टेशनरी हो गए, उनमें रैंडमनेस भी जरा खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और चूंकि मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर रहे, ना आपस में टकराएंगे ना कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, तो प्रेशर ऑफ गैस भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये देखना एमसीक्यूज आए हुए होंगे, तो ये मैंने एमसीक्यूज ही सारे इकट्ठे किए हुए हैं। बच्चों को लगता है पता नहीं ये पॉइंट सारे इतने क्यों लिख रहे होते हैं, जब फेस करोगे ना एमसीक्यूज में सारे पॉइंट्स आ रहे होंगे, देखना फिर। ये जो मैंने बात इधर लिखी है उसकी एक ग्राफ भी है, ये देखो ग्राफ जरा। ये एक गैस है जिसका लेट से जो टेम्परेचर 100 पे है, ये टेम्परेचर लिया हुआ है सेल्सियस में, ये टेम्परेचर किस में लिया हुआ है? सेल्सियस में। इधर पॉजिटिव सेल्सियस की वैल्यू है, ये पॉजिटिव एक्सिस पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव सेल्सियस की वैल्यूज चल रही हैं, इधर नेगेटिव सेल्सियस की वैल्यूज हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस है ये। अब देखो टेम्परेचर अगर मैं करूं कम तो वॉल्यूम भी होगा कम, ग्राफ नीचे आ रहा है, टेम्परेचर कम कर रहा हूँ वॉल्यूम कम हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे आके गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पे आके ग्राफ रुक गया, यहाँ पे आके गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई लेट्स से। फिर वो कहता है चलो गैस तो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फर्जी तौर पे इस ग्राफ की एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करो खुद से, डॉटेड लाइन से एक्स्ट्रा प्लॉटिंग। तो एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करने पे ग्राफ इधर जब टेम्परेचर वाले एक्सिस को आके टच करता है, तो टेम्परेचर की वैल्यू कौन सी होती है? इधर टेम्परेचर वाले एक्सिस पे -273 होती है, और इस -273 को इधर लेके और वॉल्यूम वाले एक्सिस से जोड़ो, ये वॉल्यूम वाले एक्सिस है, वॉल्यूम वाले एक्सिस से जोड़ो तो इधर वॉल्यूम कितना होगा? जीरो। तो इसका मतलब है इधर -273 पे जब इस वैल्यू को लाके वॉल्यूम वाले एक्सिस से जोड़ते हैं तो वॉल्यूम जीरो होता है। तो ग्राफिकली भी ये प्रूव होता है कि एट -273 वॉल्यूम ऑफ गैस हाइपोथेटिकली बिकम जीरो। तो उसने कैलकुलेटिकली भी मैथमेटिकल फॉर्म के जरिए भी प्रूव किया था जीरो वॉल्यूम हो जाएगा, ग्राफिकली भी बताया था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले गैस अपनी फिजिकल स्टेट लूज कर जाएगी और लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके हो गया। और अब मेरी बात याद रखना, अब मेरी बात याद रखना, सुनो गौर से, कि अगर लेट से आपने मोल्स लिए N1, गैस के मोल्स कितने लिए? N1। टेम्परेचर गैस के मोल्स लिए N2, सेम टेम्परेचर, गैस के मोल्स लिए N3 और सेम टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर सब पे सेम है। N1 मोल्स पे आपने टेम्परेचर कम किया, वॉल्यूम कम होने लग गया। N1 मोल्स थे गैस के, टेम्परेचर कम किया, वॉल्यूम कम होने लग गया। यहाँ पे आके वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई, हाइपोथेटिकली बढ़ाया तो -273 पे आके बढ़ा। फिर गैस के मोल्स आपने बढ़ा दिए, N2 ले लिया, सेम टेम्परेचर पे N2 बढ़ा दिए मोल्स, ज्यादा मोल्स। अब ज्यादा मोल्स लोगे ना तो गैस का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, याद रखना, मोल्स अगर ज्यादा लो ना तो गैस का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ज्यादा होता है और ग्राफ ऊंचा चला जाता है, ऊंचा ऊंचा, ठीक है। अगर मोल्स और ज्यादा लोगे N3 और ज्यादा मोल्स ले लोगे तो वॉल्यूम और भी ज्यादा हो जाएगा, और वॉल्यूम अगर ज्यादा हो जाए तो ग्राफ ऊंचा हो जाएगा। तो मोल्स अगर बढ़ाते जाओ, गैस के मोल्स अगर बढ़ाते जाओ
तो गैस का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा और ग्राफ ऊंचा, और जितना ऊंचा ग्राफ होगा ग्राफ की स्लोप उतनी ज्यादा हो जाएगी, ढलवान ज्यादा। इस ग्राफ की ढलवान कम है। फर्ज कर लो अगर ये सड़क होती तो इस सड़क की ढलवान कम होती, और अगर ये वाली सड़क होती तो इस सड़क की ढलवान बड़ी ज्यादा होती, चीज नीचे रोल डाउन करते हुए बड़ी तेजी से आ रही होती। तो याद रखना, एट लो वॉल्यूम, at low less moles volume will be less and slope of graph will be less। और अगर मोल्स किए ज्यादा तो गैस का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम भी होगा ज्यादा, ग्राफ भी चला जाएगा ऊंचा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, ग्राफ ऊंचा आ जाएगा, वॉल्यूम की वैल्यू इधर ज्यादा होगी ज्यादा मोल्स पे, और ग्राफ अगर ऊंचा हो गया तो ग्राफ की स्लोप भी हो जाएगी ज्यादा। लेकिन जितने भी ये ग्राफ हैं इनकी जब भी एक्स्ट्रा प्लॉटिंग की थी केल्विन ने, और जब भी एक्स्ट्रा प्लॉटिंग हम करते हैं तो ये -273 पे ही आके जुड़ते हैं, और -273 पे ही हाइपोथेटिकली वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ओके हो गया। और ये मैंने अभी आपको फार्मूलाज लिख के दे दिए हैं, सेल्सियस को केल्विन में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि फ़ारेनहाइट को डायरेक्टली केल्विन में नहीं कन्वर्ट कर सकते, फ़ारेनहाइट को पहले सेल्सियस में लेके जाते हैं और सेल्सियस को केल्विन में लेके जाते हैं। ओके, फ़ारेनहाइट को पहले सेल्सियस में, सेल्सियस को फिर केल्विन में लेके जाते हैं। ओके, ये बात याद आपने एमसीक्यूज में रखनी है। और याद रखना -40 सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट पे कोई बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस सेम होती है। -40 सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट पे किसी बॉडी का टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की -40 वाली वैल्यू पे किसी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है सेम होता है, उसकी उसमें एनर्जी सेम होती है, उसमें डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस सेम होती है उसकी इन वैल्यूज पे, -40 पे। ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पे। तो ये बातें एमसीक्यूज में आपने याद रखनी है। ओके जी, काफ़ी कुछ मैंने पढ़ा दिया, बस मैंने अब आपको पढ़ाना है आगे अगले लेक्चर में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसिक काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर और आइडियल नॉन आइडियल बिहेवियर, और गैसेस का चैप्टर हो जाएगा जी ख़त्म। बाकी मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा पढ़ा दिया। ठीक हो गया जी, तो यहाँ तक पहले आपने कर लेना। ओके भाई, खुदा हाफिज़, क्योंकि लाइट जाने वाली है तो आज यहीं तक काफ़ी है।